हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। द लास्ट डेज क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करते हैं हम। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, कक्षा 6 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में और शेयर करें। हाँ, जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए क्या है, जो लोग जूनियर क्लास में यानी 6वीं में हैं, कक्षा 6 में हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही जो पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, है ना। पीएससी में हो गया, अपना यूपीएससी हो गया, साथ ही कई अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम का बेस माना जाता है। तो आइए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो, साथ ही दोस्तों को भी जोड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जो मैंने अभी तक 4 लेक्चर और पढ़ा दिए हैं इसी सीरीज़ में, तो आप बोलो, आप जाके वो लेक्चर भी देखें, है ना। उन्हें भी लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वाली वीडियो भी पहुंचाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो, पहला क्या है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है अध्याय 5 में, राज्य हैं, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये कहानी है एक प्रकार से। तो इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या है कहानी, कैसे इनका उदय हुआ है, कैसे गणराज्यों का उदय हुआ, है ना। ऐसी पूरी एक कहानी है। ठीक, चलिए। चुनाव का दिन है। जब जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उनके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हमें अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इलेक्शन का जो दिन है, उस दिन क्या कर रहे हैं ये लोग, इसके नाना नानी हैं, तो वो चुनाव में सबसे पहले अपना मत डालना चाहते हैं। ये उसको समझा रहे हैं कि आज हम अपने शासक को चुनेंगे, है ना। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, क्या प्राचीनतम जो यानी पुराने समय में वहाँ पे चुनाव की व्यवस्था थी। ठीक थी, तो कौन सा किस प्रकार से उपयोग करते थे चुनाव, कैसे, क्या पद्धति थी, या फिर ये कहें हम, क्या आज के जैसे चुनाव हुआ करते थे, या सभी लोग वोट डालते थे, या जो अपना जो मुख्य राजा चुनना है, क्या सभी एक साथ जो पूरी उसकी प्रजा हुआ करती थी गणराज्य की, क्या सभी भाग लिया करती थी, या कुछ धनाढ्य परिवार ही भाग लिया करते थे। ऐसे कई सवाल हैं, तो इनका अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इतने सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए। एनसीईआरटी की विशेषता यही है, क्वेश्चन खड़े करना, और फिर उन पे अलग अलग जो जो नज़रिया होते हैं देखने के, उनसे फिर अपन इन्हें देखें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक, चलो कुछ आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है, कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक, चलो ये पॉइंट देखते हैं, इसको भी, इसको और थोड़ा जूम कर लो ये। ठीक है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहानी में बताया, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक, तो क्या इन लोगों ने क्या,
अब ये चुनाव की पद्धति है अपने यहाँ का लगभग 50 साल से बता रहे हैं, लेकिन ये बात कब की कर रहे हैं? 3000 साल पहले, जो अपन ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें उसमें क्या बता रहे हैं? बड़े बड़े राजा क्या यज्ञों के जरिए, अच्छा बड़े यज्ञ, अच्छे किसी धनाढ़ आदमी, जो व्यक्ति है उसने अगर यज्ञ करवा दिया तो उस टाइम के जो पुरोहित हुआ करते थे वो उसे उस व्यक्ति को सपोर्ट करने लगते थे। हाँ, कि हाँ अगले राजा आप बनेंगे, आपने इतना धन दिया हमें, तो ऐसा करके, क्योंकि जो एक वर्ग था ऐसा जिसका प्रभुत्व पूरे समाज पर रहता था, है ना, समाज उसकी बात मानता था। तो ठीक उस टाइम पे किसी को भी राजा बना सकते थे, बट क्या उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए? समाज का नेतृत्व करता। अपन ने वहाँ क्या पढ़ा था कि राजा उस टाइम नॉर्मल हुआ करता था, जब युद्ध हुआ करते थे तब वो विशिष्ट आदमी बनकर सामने आता था और सबका नेतृत्व करता था। ठीक, बट कुछ समय बाद क्या हुआ? धन दौलत इनके पास, अच्छा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उनकी वो मजबूत हुई, तो उसके बाद उन लोगों में क्या थोड़े से परिवर्तन आ गए, वो रहीसी में जीने लगे, है ना। फिर वो लोग थोड़े से अलग दिखने लगे, जो जन सामान्य था ना उससे वो थोड़े विशेष हो गए थे। ठीक, यही अंतर था बाद में। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 3000 साल पहले के देखेंगे ना, तो वो लोग नॉर्मल कॉमन आदमी की तरह रहा करते थे, सभी के साथ रहा करते, जैसे सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो वो लोग भी खेतों में काम करते थे। बट जब गण बोल लो या जन बोल लो या कबीला बोल लो, तो इनका जब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हुई तो फिर ये लोग अपने आप में अपने से और जनता में थोड़ा सा भेद करके अपने को श्रेष्ठ बताने लगे थे। चलो, अश्वमेध ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। देखिए, अश्वमेध यज्ञ में कुछ नहीं होता, क्या होता था इसमें? कोई राजा है, उसने यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाने के बाद एक घोड़े को लिया, सफ़ेद कलर का घोड़ा में भी ज़्यादातर यूज़ करते थे ये लोग। तो ठीक उस पे क्या लिखते थे? ये एक चेतावनी लिखते थे, है ना, या धमकी भरा लेटर आजकल अपन लोग कहते हैं ना, धमकी भरा लेटर, ऐसा वो लेटर लिख दिया और उस पर लिख देते थे अगर किसी ने इसको रोका तो इससे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, और वो घोड़ा स्वतंत्र होता था, कहीं भी घूमने, जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाएगा उस राजा का जितनी ज़मीन पे चलेगा वो ज़मीन उस राजा के अंडर में आ जाती थी। ठीक, और उसकी जो देख रेख करते थे वो कौन करते थे? उसके और जो नौकर रहते थे ना, वो उसका देख रेख करते थे। ठीक, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। देखिए, ठीक, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। एक मिनट रुकोगे राजा। उन्हें क्या यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था? यह एक विशिष्ट पुरोहित यानी पंडित है ना, विद्वान हुआ करते थे जो यज्ञ करवाए, द्वारा सम्मान दिया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ठीक, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, चलो थोड़ा सा इसको और समझ लें। जैसे ही उन लोगों ने घोड़े को छोड़ा, किसी राजा ने रोका तो उस राजा को, जैसे ए राजा ने यज्ञ किया, उसने घोड़े को छोड़ा और मान लीजिए बी राजा ने उसको पकड़ लिया। ठीक, उसके घोड़े को रोका तो आपस में दोनों लड़ेंगे, ए और बी लड़े। जैसे मान लीजिए अगर बी हार गया तो उस राजा का घोड़ा और घूमने लगेगा, अगर बी से ए हार गया तो क्या होगा? वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। ये उसका यज्ञ क्या बोलते हैं इसको, खंडित हो जाएगा। हाँ,
ठीक, तो वो यज्ञ उसका पूरा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला देखें फिर क्या है। जैसे ही अगर पूरी जगह उसका, जैसे उसका क्या बोला, अश्वमेध यज्ञ अगर कंप्लीट होता है तो जितने राज्यों से होके गुजरा है, जिन राजाओं के राज्य से गुजरा है, तो वो सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए हमारे राज्य में, आप हमारे मित्र हैं। ठीक, तो जब वो राजा से मिलने जाते थे तो क्या, जो और राजा थे वो जो मुख्य राजा है उसके लिए उपहार लेके जाते थे। ठीक, वो राजा क्या करता था, सिंहासन पे बैठेगा या शेर की खाल पर बैठेगा, क्योंकि वो सर्वशक्ति जो शर्मान हो गया और शक्तिशाली राजा माना जाता था। ठीक, और जब क्या है कि जो लोग उसके लिए अन्य राजा क्या है उसके, एक टाइप से ऐसा बोल सकते हैं, उसके अंडर में काम करेंगे या फिर उसको कुछ ना कुछ कर देंगे इसके लिए, है ना, कि आप आपके सानिध्य में रह के हम अपने इस जनता पे राज करेंगे, ऐसा हो जाया करता था उनके लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे देखें, और अगर कोई डाउट है तो फिर बताइए मुझे। विजयों तथा अन्य गुणों का गान गान करता था, है ना। जो राजा, अगर वहाँ से यज्ञ खत्म हुआ सभी लोग आएंगे तो उसके जो राजा है उसकी विजयों और उसके गुणगानों, उसके चरित्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। ठीक, और गाना होंगे, नृत्य होगा, ठीक, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, है ना। जो कौन पुरोहित हुआ करता था, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक, जैसे और छोटे तबके के वैश्य या जो शूद्र तबके के लोग थे, वो क्या करते थे राजा के लिए, कि हमारे राजा मतलब जीते हैं पूरे उसमें, उनकी जय हुई है, तो ये लोग क्या करते थे, उनके राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आया करते थे। लेकिन ये एक बात ये है कि इन्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक, कौन से, अश्वमेध यज्ञ में, क्योंकि वैश्य और शूद्रों को, जहाँ तक इतिहास में देखेंगे हम, इन्हें युद्ध करने का जो क्या बोलते हैं परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक, क्योंकि शूद्रों को काम क्या था, खेतों में काम करना है आपके लिए, और वैश्यों का काम क्या था, आप व्यापार देखिए, और जो राज्य है उसके लिए खान पान की व्यवस्था और अब व्यवस्था को देखना है। ठीक, और जो क्षत्रिय वर्ग था वो युद्ध में शामिल था ही। ठीक, और यहाँ और ब्राह्मण वर्ग का काम क्या था, जो पुरोहित वर्ग था उसका काम था कि सभी को ज्ञान देना, ठीक है ना, यज्ञ करवाना, ऐसे कई सारे काम उनके लिए थे। तो इसलिए इन लोगों को यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक, लेकिन कई कई जगह जैसे महाभारत और उसमें अपन पुराणों में और भी कई ग्रंथ हैं, है ना, सूत देखेंगे या कई और अन्य ग्रंथ देखेंगे ना, तो उन ग्रंथों में हमें इन लोगों की भी वो देखने को मिलती है ना, कि कहीं कहीं शूद्रों को भी यज्ञ में बैठाल के इनका यज्ञ में बैठालना अनिवार्य था। हाँ, जैसे महाभारत में एक यज्ञ में शूद्रों को भी यज्ञ में बैठालने का प्रमाण मिले हैं ना, वैश्य भी बैठते थे। ठीक, तो ये अलग अलग समय की अलग अलग बातें हैं। ठीक, बट ये यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, बड़ी क्लास में और अच्छी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से समझाएंगे। यस, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। ठीक, देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ग के लोग वहाँ शामिल थे। शूद्र और वैश्य शामिल नहीं थे, क्योंकि इनके काम कुछ और ही थे। ठीक, बट वो अपने राजा के लिए उपहार दिया करते थे। ठीक,
चलो वर्ण के बारे में पढ़ लें। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र, गंगा यमुना, जो मैप है अपना, मैप को देखो। ठीक, मैप अपन ने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, उस मैप को देखो। गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ठीक, अपन ने 4 ग्रंथ पढ़े थे पिछले चैप्टर में। ठीक, उनका नाम याद करो, एक बार रिकॉल करो, नाम क्या क्या है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, 4 वेद हो गए, ये लिखे हैं आगे, शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में भिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन, है ना, संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिकार, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक, यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा व्यवसायी थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक, तो ये लोग जो आखिरी वाले हैं, जैसे पशुपालक से और यहाँ तक देखेंगे ना भोजन संग्रह, ये लोग वैश्य या शूद्र की कैटेगरी में आते थे। ठीक, इतना अपन समझ सकते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने वाले जो जिनके पास धन है वो लोग मछली क्यों पकड़ेंगे, है ना। मछली पकड़ने का काम मतलब दिनचर्या चलाना। ठीक, सिर्फ उतना ही जितना खाना है उतना ही कमाना। ठीक, इन लोगों का ऐसा काम हुआ करता था, बट ये राज्य के लिए हमेशा काम करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, है ना, वर्गों में विभाजित किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। किसने? पुरोहितों ने काम किया ये, है ना। पहला वर्ण था वो ब्राह्मण था। उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका था? शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय वर्ग कहा गया। ठीक, उनका काम क्या था? युद्ध लड़ना था। ठीक, और लोगों की रक्षा करना। तीसरे का काम क्या था? विश्व बोलें या वैश्य बोलें। ठीक, इनके जो ठीक इनके कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, है ना। इस वर्ग में कृषक और पशुपालक, व्यापारी, इन लोगों का काम ही था कि जो भी धन आएगा उसको अब देखना है। ठीक, देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। क्षत्रिय और वैश्यों दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान, देखिए ऊपर क्या लिखा था? शामिल नहीं होते थे। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दिया? शामिल होते हैं, दोनों को ही अधिकार था। लेकिन अब इस बात को आपको समझना होगा कि हर वैश्य यज्ञ नहीं कर सकता था, क्योंकि यज्ञ हमेशा महंगे हुआ करते थे, अधिक धन चाहिए उनके लिए, है ना। खाद्य सामग्री चाहिए, पुरोहितों को दान देने के लिए चाहिए। ठीक, तो ऐसा करना हर वैश्य के लिए संभव नहीं था। कौन से वैश्य काम कर सकते थे? जो धनाढ्य होंगे, इनके पास अच्छा खासा जो मनी होगी, वही यज्ञ करवा सकते थे। ठीक, जबकि क्षत्रिय क्या थे? वो राजा थे, है ना, योद्धा टाइप के थे, तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी, है ना। उनके पास क्या, कर से भी अच्छा खासा पैसा आ जाता था। ठीक, चलो अब अंतिम क्या है? अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। देखिए महिलाओं की स्थिति यहाँ भी खराब है। चारों वेद लिखे गए अपने, ठीक, चारों वेद देखे अपन ने, फिर भी यहाँ पे क्या है? महिलाओं की स्थिति वो है, खराब है। जो जैसे मान लीजिए किसी पुरोहित की महिला भी है, तो उसे भी किसकी? शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। कोई क्षत्रिय की महिला है या पत्नी है, तो उसको भी कौन सी कैटेगरी में रखा गया? उन लोगों ने शूद्रों के समान मानते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक, ये अधिकार किनके पास था? ब्राह्मणों के पास या पुरोहितों के पास ही इसका अधिकार था। ठीक, चलो
पुरोहितों के अनुसार सभी, एक मिनट, ठीक ना, चलो। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक। फिलॉसफी क्या थी, वेस्टर्न फिलॉसफी में देखेंगे तो वहाँ कुछ और ही था, हाँ। अरस्तु, अरिस्टोटल और क्या क्या था, सुकरात, है ना, एरियन और कई सारे इनको पढ़ेंगे तो उनकी अलग अलग थ्योरियाँ थी, है ना। अपने यहाँ क्या थ्योरी है कि जन्म के आधार पर ही उनका निर्धारण हो जाता था, ठीक। जबकि इस पॉइंट को अपन ने नोट भी करना चाहिए, क्या है ये पॉइंट, स्टार्टिंग में जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वो कैसी वर्ण व्यवस्था थी, जहाँ पे काम के आधार पर वर्णों का निर्धारण किया गया था, ठीक। इस बात को समझना होगा, काम के आधार पे किया गया था, लेकिन ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती रही। जैसे मान लीजिए किसी पुरोहित का बच्चा नालायक निकला, या किसी क्षत्रिय का बच्चा, वो क्षत्रिय नहीं, उसमें क्षत्रित्व के गुण नहीं है, या पुरोहित का बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है ना, उसके काम शूद्रों जैसे हैं, तो उसे वो नहीं रख सकते थे, है ना, तो उसे अपन शूद्र कैटेगरी में फेंक देंगे वो लोग उस टाइम, स्टार्टिंग के बाद समय। लेकिन जब कुछ समय बाद क्या है, एक फैमिली मैटर भी होता है ना, इमोशंस है ना, जो डोमेन है, अपने डोमेन है ना, लगाव है, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है तो उनका लगाव अपने पुत्र के प्रति रहेगा, बट पुत्र क्या नालायक है, तो फिर भी उन्होंने उस पुत्र को नालायक होने के बावजूद भी क्षत्रिय वर्ण में रखा। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये एक लंबे समय तक प्रोसेस चलती रही, और इस आधार पे क्या, जन्म के आधार पे ही मान लिया, इसलिए इस लाइन को इन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक। जबकि जब स्टार्टिंग में जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वो ऐसी नहीं थी, ठीक। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग के कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी शामिल आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे ना, जिन्हें क्या चांडाल बोला जाता है। अब सॉरी बट हाँ, मे बी ऐसा एक किसी मूवी में देखा था मैंने, है ना, ये लोग ऐसा काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, ठीक। चलो, चीनी यात्री हुइनसांग ने भी ऐसा लिखा है, या गुप्त गुप्त काल पढ़ेंगे अपन, तब उसमें देखेंगे जब ये लोग जो हैं, कौन, चांडाल लोग हैं, ये लोग अगर शहरों में आते थे तो ये अपने हाथ में लकड़ी लिया करते थे, है ना, लकड़ी लेंगे, और उस लकड़ी से ये लोग क्या 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 करते थे, लकड़ी लेंगे, लकड़ी से देखिए मैं आपको एक तो, हाँ, लकड़ी लेंगे और जैसे ही आएंगे तो वैसे लकड़ी को बजाते हुए पूरे उसमें क्या, जब भी कोई नगर या शहर में जाएंगे तो लकड़ी बजाते हुए जाएंगे, तो इसका मतलब ये था कि हमसे आप दूर रहें, हम अछूत हैं, हाँ, ऐसा ऐसा एक इंडिकेशन है। कुछ मूवीज़ हैं, उन मूवीज़ में आप लोग देख सकते हैं ना, जब आप हुइनसांग जो राइटर है उसके उसके अध्ययन को उसका जो है यात्रा वृत्तांत है उनको पढ़ेंगे, या कहीं ना कहीं आप इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये कई सारे इनके प्रमाण मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ है ऐसी यूट्यूब पे मूवियाँ भी हैं, है ना, तो उनको भी आप देख सकते हैं। मे बी ये काम गुप्त काल में ज़्यादा हुआ था, ठीक। चलो जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, ठीक। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, ठीक। कौन से किस भाग के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व यानी अपना कहाँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, असम साइड वाले हैं ना, पूर्व उत्तर के राज्य, ठीक। यहाँ पे पुरोहितों की संख्या कम थी। चलो, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ठीक, ये पॉइंट, अच्छा इसको डिस्कस कर लें। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का जो विरोध इसलिए किया, मे बी जहाँ तक
जो मैंने पढ़ा है तो उसके आधार पे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग में अच्छी थी, मैंने बताया भी, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पे हो गई, ये गलत था। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी शूद्र के यहाँ बच्चा अच्छा है ना, पढ़ने लिखने योग्य है या युद्ध कला में माहिर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें, या जो गण है, जो भी गण है या राज्य है वहाँ का, उसके लिए घाटा था, है ना। जैसे मान लीजिए किसी शूद्र का बच्चा अगर युद्ध कला में माहिर है, उसे युद्ध करने की परमिशन ही नहीं देंगे, तो फिर वो उसकी कला का क्या मतलब रहेगा, है ना। और जैसे मान लीजिए क्षत्रिय वर्ग में अगर कमज़ोर बच्चे पैदा हुए, या कमज़ोर है, वो निपुण नहीं है युद्ध में, तो फिर ऐसे करके दूसरे जो राज्य के लोग हैं वो अटैक करेंगे, वो अपना खुद का राज्य समाप्त हो जाएगा। तो इस आधार पे भी ये गलत थी, है ना, तो इसका विरोध होना चाहिए था। ठीक, अच्छी बात है, बट अब खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये कई कारण थे उसके। हाँ, चलो, और अगर नहीं आए समझ में तो बताना, मैं इसका और अच्छे से बताऊंगा आपको, है ना। चलो, जनपद क्या था? महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो, है ना। जन क्या थे? छोटे छोटे गांव थे, और जनपद क्या था? कई गांव, लगभग 300 या 400 गांव मिला के एक जनपद इसको निर्धारण किया गया। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं, जैसे अभी ग्लोबलाइजेशन है, और उस टाइम पे क्या, एक शब्द याद ही नहीं आ रहा यार, है ना, गति आई, तेजी आई लोगों में एक साथ मिलने की। तो क्या हुआ, तो सब लोग एक साथ मिलने लगे, है ना, ज़्यादा करीब आ गए, है ना। क्योंकि जब राजा ने अपना आदे इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी मजबूत हुई, तो राजा ने अपने जो और भी थे सामंत टाइप के, उन लोगों को कई जगह यहाँ पुलिस चौकियाँ बना दी, है ना, कई जगह कंट्रोल्स के लिए पुलिस को रख दिया, है ना, अपने सामंत रख दिए। तो ठीक है, ऐसे करके लोगों पे कंट्रोल किया, पैसा ज़्यादा था तो सबको वेतन भी देने लगे ये लोग। ठीक, चलो, आप ऐसे करके कंट्रोल करने लगे ये लोग। तो ऐसे करके ये बहुत सारे गांव को एक साथ मिला के, या छोटे छोटे गांव का एक, छोटे छोटे जनों का एक समूह, क्या, जनपद, जनपद का एक बड़े कई सारे जनपदों का समूह मिला के क्या हुआ, जनपद। ठीक, चलो ठीक, तो समझ गए ना आप क्या है इसका मतलब, कई जनों को मिला के फिर बाद में एक महाजनपद बन जाएगा। ठीक, तो गांव का समूह जनपद, जनपदों का समूह महाजनपद। ठीक है, ऐसी पद्धति थी। चलो आगे देखते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन से जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 449 है ना, में देखिए, है ना, इस पेज को एनसीईआरटी खोलियो तो आप देखो, हाँ, वहाँ पे कई सारे जनों के नाम लिखे होंगे, है ना। चलो, इससे पहले अपन यहाँ पढ़ लें थोड़ा, है ना, ये इसको पढ़ें ना। इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, ठीक, चलो। चित्र, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर क्या है, इसको पूरा देख लो, ये है डायग्राम, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले लो। हाँ, ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो समझ रहे हैं ना आप कि जो धनाढ्य या जो मुख्य आदमी थे, उनके लिए जो स्पेशल वस्तुएं वो रखा करते थे। ठीक, चलो, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा एटा के पास अतरंजी खेड़ा में प्रमुख स्थल है ना, प्रमुख है।
खुदाई में पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये उनकी फसलें थीं और कई कई प्रकार के मवेशी है ना जानवर पाला करते थे। और उनका जो कारण जो क्या जो खान पान के लिए उपयोगी या खाद्यान्न की पूर्ति के लिए यही सब चीज़ें मुख्य थी। ठीक हो, चलो क्या क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिनका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं? हाँ मिल सकता है। कौन सा मिला? गन्ना। ठीक, गन्ना नई फसल आई है ना। गन्ना क्या है? पानीदार फसल है, इसमें ज़्यादा पानी चाहिए। धान मिला था, जो मिला है। दालें में भी दालें भी हैं, दालें उस टाइम पे नहीं थी ना। तिल तो उस टाइम मिल गई थी, सरसों भी मिली है ना। कपास पहले हुआ ही था, सरसों जैसे कई सारी फसलें। ठीक, चलो इसमें गन्ना में भी मिला है। ठीक, अध्याय 3 को और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री आकृतियों के रूप में है। ठीक है, ज्योमेट्री यानी कोई ना कोई, जैसे स्क्वायर शेप हो गया या ट्राइंगल शेप हो गया या ट्रेपेजियम शेप के हो गए है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसे अलग अलग प्रकार के शेप बनाए गए हैं। हाँ चलो नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 4। ठीक, अपन ने वहां क्या पढ़ लिया था? क्या पढ़ा था वहां पे? जनपद पढ़े थे। ये क्या है? महाजनपद है। ठीक, महाजनपद क्या है? ग्रुप ऑफ कई सारे जनपदों को मिला के बना महाजनपद है ना। जैसे कई गांवों को मिला के क्या बना था? जनपद, और कई जनपदों को मिला के बना महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हीं जनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। इस मानचित्र को देख लें है ना। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनी थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था, है ना। जैसे अपन क्या पढ़ते हैं बुद्ध में पढ़ेंगे। बुद्ध काल में क्या था यार? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने किसके? अवंतिका के राजा के डर के कारण अवंतिका के डर के कारण उन्होंने अपनी चारों तरफ किसमें? मगध में किलेबंदी करवाई थी। ठीक, चलो एक सेकंड रुको आप लोग। चलो ठीक, तो समझ गए ना। तो अजातशत्रु ने भी एक टाइम अपनी किले की किलेबंदी करवा ली थी। ठीक, चलो ऐसा लगता है कि चलो यहाँ तक हो गया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी करते हैं अपनी समृद्धि। हाँ चलो ठीक, ये मानचित्र है। ठीक, देखिए ये मानचित्र को ध्यान से देख लो आप। देखो मैं जिधर जिधर पॉइंट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलना है ना। ये अपना ये वाला है ना, ये गंगा यमुना का मैदान है। पेन ले लूँ? ये रहा पेन। ये अपना गंगा यमुना का मैदान है। ये मगध हो गया, यहाँ के अजातशत्रु के बारे में अपन ने बात की। इधर राजगृह, ये किसकी? इसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी राजगृह हो गई। ठीक, ये वाली है ना। और ये वैशाली हो गई। इधर ही बज्जी संघ हो गया, अंग है ना, बज्जी हो गया। बज्जी कितने 8 उससे मिलकर बना था बज्जी संघ, है ना। ठीक, ये अंग हो गया अशोक के टाइम का, है ना। ये कृष्णा गोदावरी अपना इधर चला गया। अवंतिका ये है उज्जैन, है ना। अवंतिका उज्जैन के पास, है ना। ठीक, चलो अच्छा है इसके लिए। बस गंगा यमुना का मैदान ये हो गया। ये कुरु हो गया, गांधार, ये अपना महाभारत, वो क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, गांधार कृष्ण उसके टाइम का ये वाला सेक्टर था अपना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट चलें। पेन को कर दो क्लोज। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे चलें। हाँ, और शक्तिशाली, चलो, और शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, है ना। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक, है ना, अथक परिश्रम किया होगा। ठीक, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक, तो कई सारे लोग मिलके एक साथ, क्योंकि राज्य का कार्य है तो सभी लोग जो निचले तबके के सभी लोग थे, हाँ, तो सभी को काम करना पड़ता है। ठीक, कहीं कहीं ये भी पढ़ने को आता है कि जैसे 7 दिन काम करना है तो 7 दिन में से एक दिन आपके लिए, राज्य के लिए काम करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के लिए, या हर घर से किसी ना किसी एक जन को हर दिन जाना पड़ेगा। ऐसी पहले मतलब उन लोगों ने बना, है ना, रूल्स बना रखे थे। ठीक, चलो अब राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल पावर या मनी ज़्यादा थी तो वो रखते थे, है ना, सेना रखने। पहले अस्थाई सेना रखते थे। अस्थाई सेना को मिलिशिया कहा जाता था। ठीक, सेना का स्थायित्व प्रदान करने वाले राजा हैं हमारे बिंबिसार, है ना, हार्यक वंश के बिंबिसार हैं जिन्होंने सेना को क्या स्थायित्व प्रदान किया। इससे पहले मिलिशिया हुआ करती थी, जब युद्ध होंगे तभी सेना बना लेते थे। ठीक, तो ये क्या करने लगे, नियमित सेना रखने लगे, वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, है ना, अपन इस पेज पे देखेंगे, 84 पेज नंबर पे अपन देखेंगे आहत सिक्कों को, है ना, के रूप में होता था, है ना। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक, जब अपन सिक्के के बारे में पढ़ेंगे तो उस अध्याय में पढ़ लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताए। ठीक, ऋग्वेद में तो मैंने बताया ही था, है ना। इस टाइम के राजा क्या सेना रख लेते, उस टाइम के राजा सेना नहीं रखते थे, है ना। मिलिशिया वाला कॉन्सेप्ट बताया, ऋग्वैदिक काल में मिलिशिया वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, है ना, परमानेंट नौकर नहीं रखते थे। ठीक, वो लोग क्या करते थे, जनता के साथ काम करते थे। ये लोग अपने पर्टिकुलर एक बड़ा किला बनाने लगे, है ना, या अपनी राजधानियां बनाने लगे। बट उस ऋग्वैदिक काल के राजा ऐसा नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा सामान्य कॉमन लोगों की तरह रहते थे। ठीक, चलो इसको देखें। कौशाम्बी किले की दीवार, यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ होगा। ठीक, चलो ठीक, नेक्स्ट। कर यानी टैक्स के बारे में बात कर लें। टैक्स का क्या सिस्टम था इनके पास। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों कि राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए, उससे पहले क्या होता था, जब कर का सिस्टम नहीं था, है ना, महाजनपद काल में क्या था, जैसे यज्ञ करवाए तो जो लोग कर मतलब क्या उपहार लेके आया करते थे, तो राजा उस टाइम उपहारों से काम चला लिया करते थे। लेकिन जब इन्हें बड़े अच्छे काम करना है, जैसे किलेबंदी करवाना है, तो इसमें क्या अच्छा खासा पैसा लगेगा। ठीक, मान लीजिए अगर मजदूरों को पैसा भी नहीं देना तो फिर भी कहीं ना कहीं से हमें और चीज़ें लानी पड़ेंगी, तो ठीक, उसके लिए थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया,
जैसे सेना रखने लगी है ना महाजनपद काल में, तो फिर इनके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, नियमित कर बना दिया कि आप अब आज से आपको, मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 12 आने या 1 रुपये आपको राज्य की भलाई के लिए या राज्य काज के लिए देना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने लोगों ने नियम बना लिया। ठीक, चलो, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, है ना, जिसे भाग कहा जाता। ठीक, चलो, अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि हर राजा ने, जो राजा हुए हैं ना, उन लोगों ने अलग अलग कर लगाए। किसी ने 1/8 लगाया है, किसी ने 1/4 लगाया है, किसी ने 1/3 लगाया है। कई राजा ऐसे हुए हैं निरंकुश, नहीं कहना चाहिए बट हाँ हकीकत है, इतिहास गवाह है इस बात का, जिन्होंने आधा कर लिया है ना, हाँ 50-50% तो तुम्हें जमा करना पड़ेगा ना। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक, व्यापारियों को सामान खरीदने, बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। ठीक, तो सभी के लिए उन लोगों ने अलग अलग कर डिसाइड कर दिए थे ना, जो जिसका कार्य है उसके लिए वो कर देंगे। देखिए जैसे आखेटक तथा बाघ संग्राहक, खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। ठीक, ये बोल रहे हैं कि जो जंगलों से कुछ ना कुछ लेके आते थे ना, तो आखेटक वही होते हैं जो भटक के अपने जीवन यापन करते हैं, या जंगलों से जो भी चीज़ ले, तो उनके लिए अच्छी जड़ी बूटियां लाते होंगे जंगलों से। ठीक, शहद हो गया, है ना, जंगलों में शहद मिलती है, फल हो गए, बेर हो गए, ऐसी कई सारी चीज़ें वो लोग जंगलों से ले, कंदमूल हो गए, तो क्या ये राजा को दे दिया, तो उसमें क्या है, उसकी जो सेना है, जो उसके ड्यूटी है, तो उसको खाने के लिए वो उपयोग में आ जाती थी। ठीक, कृषि में परिवर्तन देखते हैं। कृषि में परिवर्तन क्या आया, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे ना, पहले किसका थे, लकड़ी के थे। ठीक, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ठीक, समझ गए, लकड़ी की क्या, अगर ज़्यादा क्या मजबूत ज़मीन है ना, तो उसको फाड़ने के लिए, ज़मीन को जोतने के लिए, तो क्या लकड़ी के जो फाल थे वो आसानी से टूट जाया करते। जब लोहा आया तो लोहे से उन लोगों ने अच्छी खासी ज़मीन को जोता है ना, जो बंजर ज़मीन है उनमें भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ व्यवस्था करके उन लोगों ने कुछ ना कुछ लगाया, हाँ, वहाँ से भी उपजाए, है ना। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, है ना। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ठीक, इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, है ना, करते थे। चलो, ये काम उन लोगों का था जिनके पास भूमि नहीं है या दासी है ना, या कुछ युद्ध में पकड़ के आ गए, उन्हें चलो खेतों में काम करो, ये ऐसा काम कर उनके लिए राजा और या राजा के पास जो भी जमीन है उसमें लगा दिया करते थे। चलो, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे। क्योंकि इसका ये जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकते हैं कि राजा को ज़्यादा से ज़्यादा कर चाहिए, जितना धन होगा राजा उतना शक्तिशाली होगा, धन होगा, धन से क्या सेना बढ़ाएगा और दूसरे राज्यों पे अटैक करेगा, जिससे वो जीतेगा और राज्य मिलते जाएंगे। ठीक, ये उसकी वो रहती थी, है ना, तो इसलिए वो इन चीज़ों को प्रोत्साहन करता था। जैसे अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने
कश्मीर में जो दलदली क्षेत्र था उसमें कुछ ऐसे सिस्टम करवाए, उसका पानी पूरा बाहर निकलवा के दलदल का वहाँ पे खेती करवाना स्टार्ट किया था। कहीं लिखे अपने इतिहास पढ़ते हैं ना तो उसमें ऐसा जिक्र मिलता है। चलो पेज नंबर 7 पे आ गए। ठीक, सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ के करना है अपन, मगध का करना है। ठीक, मगध अपन ने देख लिया था, मैंने मैप पे वो रेड पेन से इंडिकेट करके दिखाया था। मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 4 में है ना। मगध ढूंढ, लगभग 200 साल पहले 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, है ना। इसके कई कारण थे, जो क्यों बना, इसके बहुत सारे कारण। ठीक, वो मैं कारण आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा। ठीक, क्योंकि मगध के जो मगध है ना वो बिहार, और बिहार में बिहार के आसपास क्या है, गंगा यमुना का अच्छा खासा उपजाऊ मैदान, और हिमालय के कुछ ऐसे भाग भी उसमें मगध के आसपास आते थे, क्या, जहाँ पे हीरों की खान और सोने की खानें थी। ठीक, चलो इसमें क्या क्या लिख रहे हैं वो देख लेते हैं अपन। सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, है ना। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, है ना। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था तथा जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी थी। ये 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 कौन थे अपने राजा, या अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु ने एक ऐसे हथियार का निर्माण किया, क्या नाम था, हथ, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, स्कैपुराइट, चलो हथमुशल था या कुछ और था, है ना। तो उसने ऐसे ही उसका हथियार का निर्माण किया जिससे सामने वाली सेना बिना उस हथियार को देख के ही परास्त हो गई थी। तो ठीक, तो जी हाथियों की वजह से हुआ था वो काम, है ना, क्योंकि उसको ढोने, उसको खींचने का काम हाथियों ने किया था। ठीक, चलो ठीक, यही नहीं, जंगलों में घर, झाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए, क्या है घर, हाँ घर, गाड़ियाँ, अच्छा गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। ठीक, जंगलों से अच्छी खासी अच्छी जो अच्छी लकड़ी थी ना उससे जो रथ बनाए जा सकें उसके लिए, है ना। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे आस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, है ना। मगध में दो बहुत बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक यानी क्या, राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, है ना, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। ठीक, चलो इसके बारे में देख लें। कौन, महापद्मनंद, इन लोगों ने, बिंबिसार ने और अजातशत्रु ने अच्छा खासा काम किया, है ना, कई सारे राज्यों को मिला लिया। फिर इसके बाद महापद्मनंद के बारे में ऐसा कहा जाता है, महापद्मनंद ने इधर अपना पूरे गंगा के द्वार को कंप्लीट अपने कब्जे में ले लिया था, और इधर गोदावरी तक, इधर कलिंग तक, है ना, ये अपने उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, हाँ मे बी उड़ीसा, हाँ शायद। तो वहाँ पे एक कोटेशन मिलता है कि जिनकी मूर्ति ले गया, कौन, महापद्मनंद। ठीक, नंदवंश के शासकों में। तो उसमें ऐसा था क्योंकि जिन है जिन क्या, जैन धर्म की वो था, है ना। और वहीं से क्या अपने मूर्ति पूजा का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाँ हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, खरवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में ये अपन को जिक्र मिलता है। ठीक, तो वो उसने कहाँ, इतने मतलब साउथ में भी उसने राज्य कर लिया था ना, तो बहुत बड़ा भाग इसने अपने कब्जे में ले लिया था। कितने, बिंबिसार ने, क्योंकि उसके पास 80 अच्छी खासी सेना थी। ऐसा माना जाता 20,000 उसके पास घोड़े थे उस टाइम, घोड़े सैनिक,
है ना। और फिर सोच सकते हो कितनी पैदल सेना होगी जब उसके पास 20,000 घोड़े थे ना। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर ही वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो देखो मैंने क्या कहा, 20,000 उसके पास सैनिक थे ना। तो इसलिए हाँ, उसके दूसरा कारण भी था, उसकी सेना ने क्यों मना कर दिया, लंबे समय से वो लोग युद्ध कर रहे थे। ठीक, चलो कहीं कहीं ये बात बात क्या है, सुनने में आती है या पढ़ने में आती है कि जो महापद्मनंद था वो सिकंदर का मित्र था। ठीक, हाँ, तो ऐसी मतलब अफवाहें जो भी रही होंगी, है ना। ठीक है, वो मैंने शायद किसी सर से सुना था ये। ठीक, तो वो ऐसा। चलो आगे देखो उसको अपन, जब मैं उसको पढ़ाएंगे अपन उनके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब मैं और उससे डिटेल से बता दूंगा, है ना। इन सेनाओं और ऋग्वेदिक में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम क्या अंतर बताते हो। अब ये क्वेश्चन आप लोग करें, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपका काम है, मैंने हर क्वेश्चन को बताया, ये काम मैं नहीं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हें करना है। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो बज्जी संघ के बारे में मैंने आपको बताया ही था, कितने 8 गणराज्यों से मिलकर बना। जैसा कि इसको थोड़ा सा इधर ले लें, हाँ, ठीक, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यह एक किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। चलो गण को अपन बॉक्स में देखो, गण क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे देखना है आपको, ये पॉइंट दिख गया है। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। चलो ये क्या है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, है ना। संघ, इसको देख लेना, ये इसको नोट कर लेना, हाँ आप लोग भूल जाएंगे मुझे मालूम है। संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक, चलो गण यहाँ पे पढ़ेंगे अब, हाँ इधर। ठीक, इसको जूम कर लें अब, हाँ ये देखो, ये वेरी गुड। ठीक, चलो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास तथा जो क्या कामकार, है ना, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, है ना, कामकार, है ना, जो काम करते थे ना। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक, बज्जी संघ को हराने के लिए पता है अजातशत्रु ने बहुत प्रयास किया था। ठीक, जब अजातशत्रु ने उसका किलेबंदी करवाई तो क्या हुआ, अजातशत्रु ने महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के सामने ये पहले तो ये स्वीकार किया कि मैंने ही अपने पिता को मारा है। ठीक, खुद के पिता को, जो प्रथम पितृहंतक हैं अजातशत्रु। ठीक, और दूसरा इन लोगों ने क्या किया, दूसरा इसने जो क्या मंत्र लिया था कि मैं बज्जी संघ को कैसे हरा सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने
अजातशत्रु को उसके वो दिया था, है ना, वज्जी संघ को हराने का मंत्र दिया था, ठीक। और इसका एक जो अजातशत्रु का एक कोई मंत्री था, वो वहाँ जाके फिर उसने एक या उसके 2 साल बाद वज्जी संघ का विखंडन कर दिया था ना। वज्जी संघ का, है ना, 1 मिनट रुको, चलो ठीक है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक ना। अजातशत्रु के बारे में और वज्जी संघ के बारे में पढ़ा, है ना। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वयस्कार, है ना, वयस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बात पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक। ये उन्होंने उनके लिए मूल मंत्र दिए थे जो मैंने आपको बताया था, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लें। वज्जी संघ क्या है आगे देखो। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। हाँ, विभिन्न मतावलियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ठीक। ये वज्जी संघ की ये विशेषता थी, है ना। चलो वज्जी संघ के बारे में ऐसा बुद्ध ने ऐसी बात बताई कि अगर ये इतनी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तब तक वज्जी संघ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, ठीक। ये मूल मंत्र लेके जो वयस्कर हैं वो जाते हैं कहाँ, वज्जी संघ में भेष बदल के जाएंगे तो 1 या 2 साल या 6 महीने ऐसे कुछ रहते हैं और फिर उसके बाद ये वहाँ पे क्या फूट डालते हैं 8 गणों में और फिर इसके बाद क्या होगा, ये बिखर जाएंगे, है ना। और फिर अजातशत्रु इन पे कब्जा कर लेता है अंत में। चलो, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे, ठीक। गुप्त शासकों ने भी किया है ना, इसने अजातशत्रु ने भी किया था, है ना। इसने नए नए हथियारों का उपयोग किया, ठीक। चलो ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे, ये अटलस का काम है, आप लोग देखेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। अच्छा चलो, ये एक क्वेश्चन पढ़ लो। वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय में चर्चा की जा रही है। तुम क्या करोगे? तुमने क्या सुना, ठीक। वो लोग क्या क्या चर्चाएं बना रहे हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप का इमेजिन करना है क्या क्या हो सकता है, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। Thank you for watching my video and like and subscribe my channel and share the video with your friends, है ना। और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक। या अपने कोई स्कूल के ग्रुप्स हैं उनमें भी डालें आप लोग, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अच्छे से आप लोग इसको देखिए। मैं क्योंकि नोट्स तो इसके बनवा नहीं रहा हूँ आपको, अभी सीधा रीड करवा रहा हूँ, है ना। जितनी फास्ट हम रीडिंग कर लेंगे, आप वीडियो को थोड़ा क्या स्पीड कम करके भी सुनेंगे ना, तो आपके अंदर दिमाग में एक बार अगर पूरा स्ट्रक्चर बन के बैठ जाएगा ना, फिर ये आपको आगे चल के बहुत काम देंगे ना। और जब क्वेश्चन लिखोगे ना, पूरा कंटेंट आपके सामने डिलीवर हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, ठीक। मैं आपके इसकी क्वेश्चन आंसर आपको जिस दिन मैं फ्री रहूँगा उस दिन लिख के आपको मेरे
टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक, तो आप क्या करें, हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमें, टेलीग्राम पे भी। तो ठीक, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे तो आप वहाँ से अपडेट रहिएगा। ठीक, चलो थैंक यू, आज के लिए बस इतना। चैनल को बट सभी लोगों तक पहुँचाओ, है ना, सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। ठीक, थैंक यू।